साथियों नमस्कार। मैं पंकज पाठक एक बार फिर आपका अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चों के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अभी हमारा ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है और एमपी जीके से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आप एक बार हमारे साथ प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। तो आपके लिए एक हमने हमारे टीम में बहुत अच्छे हमारे साथी अनिल सर आपके सामने हैं और आगे ये आपको एमपी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हुए सारी चीज़ों का एनालिसिस कराएंगे। तो आप अनिल सर के साथ बहुत अच्छा कॉपरेट करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छा लोगों तक पहुंचाएंगे कि अब एमपी के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपकी पकड़ में होंगे और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आगे आपसे अनिल सर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने अभी आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जो आपके आगामी आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त हो और आपका मध्य प्रदेश से संबंधित अधिकतर चीज़ों पर एक अच्छी समझ भी बने। तो आप लोगों को हम देर ना करते हुए सीधे मध्य प्रदेश के टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नाम टॉपिक का है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश को फिजिकल रूप से कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अथवा बांटा गया है, उस पर हमें चर्चा करनी है। इसे हम क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करेंगे, प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी चीजों पर समझ विकसित हो। तो कोशिश करना है कि आप इससे जुड़े रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न पर चलते हैं और पहला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान मध्य प्रदेश, भौतिक विभाजन है टॉपिक का नाम, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक के प्रश्न समझ में आ जाएं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न का नाम क्या है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिएगा, तो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उस पर चर्चा करना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या है आपके सामने? 8, 7, 12 और 10। इस बात को आपको समझना है। सर ये कौन चल रहा और हमें पता नहीं है, तभी हम लड़खड़ा रहे थे। जी, अब यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, हाँ वो वहाँ तो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी जी। तो आप लोग देखिएगा, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उस पर अपन को चर्चा करनी है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, 8, 7, 12 या 10। 4 ऑप्शन हैं, इनको आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से एमपी को कुल 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और इसमें ऑप्शन 9 है नहीं है। इस बात को समझना है आपको। तो ये जो हम बात कर रहे हैं विभाजन के पूर्व की बात है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, ये तब की बात है। यानी विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश को 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, और इसमें 9 ऑप्शन नहीं है। तो याद रखना, 2 भौतिक प्रदेश, एक का नाम दंडकारण्य वन क्षेत्र, रामायण काल का यह वन क्षेत्र है, इस बात को याद रखना है। और दूसरा महानदी का बेसिन इलाका, महानदी का बेसिन क्षेत्र या महानदी बेसिन। बेसिन से आप अर्थ ये समझें कि जो इकट्ठा पानी होता है
एकत्रित पानी होता है, उसको जल्दी जल्दी नीचे ले जाने के लिए बेसिन शब्द का उपयोग करते हैं। यह भौतिक रूप से होता है, आपने खूब सारी इन पर चर्चाएं पढ़ी होगी। तो दो क्षेत्र छत्तीसगढ़ में विभाजन के बाद चले गए हैं। मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ, तो जब 9 में से 2 गए तो कितना बचा? 7। तो कितने भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को वर्तमान में बांटा गया है? तो याद रखना है 7 भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। लेकिन याद रखना है छात्रों, प्रश्न को एग्जामिनर आपके अनुसार सेट नहीं करता है, वो प्रश्न बदल देगा और यहीं पर भाषा चेंज करके पूछेगा कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो प्रश्न बदल जाएगा, क्योंकि मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में। इस बात को याद रखना, टोटल 7 हैं, तो इसका आंसर तो क्या होता है? 7 भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को वर्तमान में बांटा गया है। क्योंकि ऑप्शन में क्या लिखा है, इस बात को याद रखना है, कितने वर्तमान शब्द यहां पर लिखा है, प्रेजेंट टाइम पर क्या है, इस बात को याद रखना है। ठीक, तो 2 क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए, बच्चे कितने? 7। और अगर पूछता है विभाजन के पूर्व कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था, आप आंसर लगाएंगे 9, और अगर वर्तमान में पूछता है तो आंसर लगाएंगे 7, और मुख्यतः पूछता है तो आंसर लगाएंगे 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थोड़ी हम नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, जो 3 भौतिक प्रदेश हैं, मुख्यतः 3 भौतिक प्रदेश, उनमें पहली बात करें तो एक होता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश पहला ये भाग है, मुख्यतः वाला 3 है, टोटल 7 हैं, विभाजन के पूर्व 9 थे, इस बात को याद रखना है। तो मध्य उच्च प्रदेश हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या श्रृंखला। इन शब्दों पर हम आपको बता देंगे, चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी क्वेश्चन फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तीसरा है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार, और इसी का नाम होता है बघेलखंड प्लेटू। बघेलखंड प्लेटू या बघेलखंड पठार या क्षेत्र प्लेटू है ये। और मुख्यतः पूछता है तो कितने लगाएंगे? 3, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और पूर्वी पठार, जिसको हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। कौन कौन से 5 हैं मध्य उच्च प्रदेश में? तो याद रखना, पहला सबसे ऊपर जो है मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न इलाका है या नॉर्दर्न क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र है, उसको कहते हैं मध्य भारत का पठार। क्या बोलते हैं? मध्य भारत का पठार बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। जब उसके थोड़ी नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा दूसरा भाग मालवा प्लेटू, मालवा पठार। कौन सा पठार? मालवा प्लेटू, मालवा का पठार मिलेगा। जब आप उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नर्मदा सोन बेली या घाटी, नर्मदा सोन घाटी मिलेगा। अब जब आप क्रॉस करेंगे, यानी मध्य प्रदेश के आप पूर्वी हिस्से में जाएंगे, तो मध्य भारत के एक कोने पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है, जहां हम रहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। इस बात को याद रखना है। तो एक है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, इस बात को याद रखना है। और एक कौन सा है, उसे कहते हैं रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू या रीवा पन्ना का पठार कहते हैं। याद रखना, यानी आप देखिएगा, अगर प्रश्न थोड़ी बहुत भी घुमा दिया तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। आज से प्रश्न पूछे कि विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक क्षेत्र थे? 9। विभाजन के बाद वर्तमान में कितने हैं? 7। मुख्यतः कितने हैं? 3। और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन होगा? मध्य उच्च प्रदेश होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि किताबों में या अधिकतर टीचर बताते हैं सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मालवा का पठार है। बिल्कुल है मालवा का पठार, गलत नहीं है।
ऑप्शन देख के टिक करोगे, क्योंकि ये क्या है, भूगोल है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन में मध्य उच्च प्रदेश नहीं मिलेगा तो अन्य ऑप्शन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मध्य भारत का पठार जो है 10.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.7% एरिया पर कौन है, मध्य भारत का पठार है। और मालवा का पठार 28.6% क्षेत्रफल पर फैला है। 28.6% एरिया पर टोटल एमपी के कौन फैला है, मालवा का पठार, इसलिए सबसे बड़ा इसको बोलते हैं। लेकिन पूरा तो ये भाग किसके हैं, मध्य उच्च प्रदेश के हैं। मध्य उच्च प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश का 2/3 हिस्सा है। 2/3 का मतलब होता है लगभग 66% एरिया मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश है। ऑप्शन देख के टिक लगाओगे, आप इस बात को याद रखना है। अब अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी की, ये 26% क्षेत्रफल पर फैला है, 26% एरिया पर फैला है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो 7.79% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, यानी 7.79% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो लगभग 7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस बात को याद रखना है आप। तो इन चीजों पर आपको चर्चा करते रहना है। तो अगर इस रूप में देखें, ये लगभग 11% क्षेत्रफल पर फैला है, और जो बघेलखंड का पठार है वो आपको 7 ही याद रखना है, लगभग 7। थोड़ी बहुत अंतर मिलता है दशमलव में, तो उसमें परेशान नहीं होना है। तो आप इस हिसाब से लगाएंगे। तो आपको क्या प्रश्न था कि वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 7। विभाजन के पूर्व 9, मुख्यतः कितने, 3। अब तो प्रश्न लगा दोगे आप। अब पूछे सबसे बड़ा कौन, तो ऑप्शन में अगर मध्य उच्च प्रदेश है तो ये सबसे बड़ा है। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो कौन मिलेगा, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रश्न पर कितने वैरायटी के प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हमने आपके सामने चर्चा कर दी। तो आप लोग आराम से इसको देखें और अपना पढ़ाई के लिए इसका उपयोग करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ी इसे आगे बढ़ाते हैं। ऊपर करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, अभी हम कर देंगे। ठीक है, चलें देखिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अरावली एवं विंध्यान पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। एकदम सरल प्रश्न है, पूरा डिटेल में अपन को एक्सप्लेनेशन करना है उसका, या उसका विवरण करना है, या उसका वर्णन करना है, या उसका अध्ययन करना है। तो देखिएगा, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सरल प्रश्न कभी एग्जाम्स में गलत नहीं करना है, कठिन भले ही गलत हो जाएं, इस बात को याद रखना है। अरावली एवं विंध्यान पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा प्लेटू या पठार स्थित है। अब देखिएगा आप, अगर आप इसे एमपी माने, अभी हम मैप बना के बताएंगे, चिंता नहीं करना है। अगर हम इसे एमपी माने तो जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, इसको कहते हैं हम क्या, मध्य भारत का पठार। आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी यहां आएंगे आप तो इससे टच होता एक इलाका मिलेगा जिसे कहते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। और अगर आप इसके नीचे आएंगे तो आपको एक और प्लेटू मिलेगा, उस प्लेटू का नाम है मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। जब आप इसके नीचे आएंगे तो एक आपको सकरी घाटी मिलेगी। अभी हम मैप नहीं बना रहे हैं, चिंता नहीं करना है, आपको केवल लोकेट कर रहे हैं, नर्मदा सोन घाटी। जब आप इसके नीचे, ये सबसे सकरी घाटी है मध्य प्रदेश की और सबसे निचला हिस्सा भी है। निचला का मतलब ये नहीं होता है कि सबसे नीचे, क्योंकि इसके नीचे तो सतपुड़ा भी है और सबसे निचला इसी को माना जाता है, नर्मदा सोन वैली को या घाटी को। और अगर यहां पर बात करें तो ये आपका है त्रिकोणीय अवस्था में, जिसका नाम है क्या, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या श्रृंखला।
अब आपको क्या करना है, अभी हमने सातों नहीं बनाए, आप देखेंगे प्रश्न में क्या है, अरावली। इस मालवा से निकली है एक श्रृंखला, उस श्रृंखला का नाम है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? विंध्यन पर्वत श्रृंखला। और जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, इस इलाके का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। जब आप भूगोल में इसको पढ़ेंगे तो बड़ा डीपली अध्ययन होता है। यह मध्य प्रदेश का अरावली, यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रफल पर कौन है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और जब आप यहां आएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ तो आपको एक और इलाका मिलेगा जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। अब तो आप हमारे ख्याल से बता दोगे, ऑप्शन देखना है आपको और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये क्या लिखा है हमने? मध्य भारत का पठार। क्या लिखा है? मध्य भारत प्लेटू या मध्य भारत का पठार। ये बड़ा बन गया है थोड़ी, बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड प्लेटू है ये, याद रखना है। ये क्या है? ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। और ये क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली। तो अब बताओ आप क्या प्रश्न पूछा? अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, अरावली और ये है विंध्यन, इसके बीच में कौन सा इलाका पड़ रहा है? जल्दी बताएं आप आंसर। मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा। ऑप्शन भी बदल सकता है, अगर वो मालवा नहीं रखता है तो कुछ और ऑप्शन में देगा। इसलिए याद रखना है, भूगोल में कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं होती है, वो ऑप्शन देखकर डिसाइड होती है या निर्धारित होती है। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक? तो क्या है? मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्यन, तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा का पठार। देखो इसमें छोटा नागपुर भी आया ऑप्शन में। दक्कन का जो पठार है ये महाराष्ट्र से संबंधित होता है और हमारे मालवा प्लेटू का निर्माण इसी से हुआ है, इस बात को याद रखना है। दक्कन ट्रैप की रॉक्स या चट्टानों से, ज्वालामुखी के उद्गार से जब लावा आया, मैग्मा आया, तब बेसाल्ट चट्टानें बनी और उससे हमारा दक्कन का पठार और मालवा का पठार बना है। इसलिए मालवा में काली मिट्टी देखने को आपको मिलेगी मालवा प्लेटू के अंतर्गत, इस बात को आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय आप सब जानते हैं, जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। आपको पता है ये अरब सागर का इलाका है, प्रायद्वीप का मतलब अरब सागर, और ये क्या होता है? इसे कहते हैं हिंद महासागर, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। तीन तरफ से जब कोई भूखंड या हिस्सा जल से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना, प्रायद्वीप का मतलब ये होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। एकदम सरल प्रश्न है, सबने पढ़ा हुआ है। देखिएगा इसमें चार ऑप्शन लिखे हैं। प्रश्न क्या है? मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी, सबसे पीक पर कौन है? सबसे ऊंची चोटी कौन है या पीक कौन है? हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? किसमें? मालवा में, ना कि मध्य प्रदेश में। जल्दबाजी नहीं करना है, वहां ऑप्शन चेंज भी करेगा। उसने मान लिया, लिख दिया धूपगढ़, और आपने मान लिया कि मध्य प्रदेश ऊंचा है, धूपगढ़ टिक लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, बचना है ऐसे। इसलिए कभी सरल प्रश्न गलत नहीं करने हैं। अब देखिएगा, तो मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 5 भाग हमने आपको बता दिए हैं पहले प्रश्न में, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा प्लेटू के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पहले आपको हाइट पता हो इनकी, क्योंकि सभी की सभी चोटियां मालवा की हैं। एक को छोड़कर गुडविल, इसे कुमालू या कमालू के नाम से भी जानते हैं, इसको सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। गुडविल का ही नाम क्या है? सद्भावना शिखर। कहते हैं ये मालवा में ही पड़ता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, विंध्यन को अलग से पढ़ते हैं। हमने अभी विंध्यन निकाल के बताई, मालवा से निकला है विंध्यन।
उसमें एक भांडेर श्रृंखला बनती है और एक कैमूर श्रृंखला बनती है। भांडेर में सद्भावना शिखर है, भांडेर के अंतर्गत विंध्य रेंज की टूट फूट से जो बना है, और एक है कैमूर जो नीचे है। वहां पर आप कभी जाना तो सतना में आपको एक मां शारदा का जो मंदिर है, तो वहां पर त्रिकुटा पर्वत है, वहां पर मां शारदा का मंदिर है, और वो कैमूर के अंतर्गत आता है जो विंध्यन का भाग है, विंध्यन पर्वत का। तो कहीं ना कहीं मालवा से संबंधित है, लेकिन इसे अलग से पढ़ते हैं लोग बाग, आपको नहीं पढ़ना है। देखिएगा, तो गोमनपुर की चोटी, अगर गोमनपुर की चोटी की बात करें तो इसकी पीक कितनी है? 510 मीटर। धजारी की बात करें तो 810 मीटर। सिगार की बात करें तो 881 मीटर। गुडविल या सद्भावना जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो सियाराम या संग्रामपुर दमोह के अंतर्गत पड़ती है, इसको याद रखना है। गुडविल उसको सद्भावना कमालू या कुमालू के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या याद रखना है, सुनिएगा अच्छे से। गुडविल की जो है वो 752 मीटर पीक है या ऊंचाई है या हाइट है उसकी, इस बात को याद रख। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका, आप तुरंत टिक लगा दोगे। 881 सबसे ज्यादा है, यानी इसका आंसर क्या हुआ? सिगार हुआ। और ये सब मालवा के अंतर्गत आता है। गुडविल को ऑप्शन में उन्होंने इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज हों और विंध्यन समझ लें, और विंध्यन कहीं ना कहीं मालवा से संबंधित है। हमने आपको बताया जो विंध्यन होता है, अगर विंध्यन को आप निकालेंगे तो एक तरफ बनता है भांडेर और एक तरफ नीचे बनता है कैमूर। ये कैमूर है, ये कैमूर है, कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्यन के रेंज, और ये भांडेर है। भांडेर में आता है सद्भावना शिखर जो विंध्यन की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है, विंध्यन रेंज की। और कैमूर के अंतर्गत आता है गिद्धराज पर्वत, एक नाम बड़ा फेमस है, गिद्धराज पर्वत सतना में पड़ता है। और एक आता है त्रिकुटा जहां मां शारदा का मंदिर है, त्रिकुटा, ये कैमूर के अंतर्गत है जो विंध्यन का भाग है, टूट फूट से बना हुआ है। हमारे ख्याल से बच्चों आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आप अपने उपयोग के लिए इसका अच्छे से उपयोग करें। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न है जो चौथे नंबर का प्रश्न है, चिंता नहीं करना है, पूरे सॉल्व होंगे। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? देखो एकदम प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है, अभी आपको समझ में भी आएगा। प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में, प्रश्न को पढ़ना है बार बार, वहां पूरा टाइम आपको मिलता है एग्जाम्स में। मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? अब बताओ आप, मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेटोलॉजी है, हम जलवायु से ले रहे हैं, एक शब्द लिखा हमने यहां पर, ऑप्शन में बाद में आ रहे हैं, जलवायु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम इसको? क्लाइमेट, जलवायु है, या विज्ञान लगा दिया तो हो गया क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु आप सबको पता है, उष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट इलाका है एमपी का, यानी गर्म क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं। अब कई अन्य प्रकार की जलवायुआं मध्य प्रदेश में होती हैं, उनके ऊपर एक पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश की जलवायु में। तो याद रखना है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और इसी में एक शब्द लिखा मिलता है मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। अब समझना है इसको, उष्ण कटिबंधीय क्यों होता है? कभी आपने ग्लोब पढ़ा होगा, जब आप ग्लोब बनाते हैं तो यह होता है इक्वेटर, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके 23.5 जाते हैं तो कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं उसे। इसके 23.5 साउथ तरफ आते हैं तो उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। जैसे जैसे आप इस इलाके में रहेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा यहां पर रहता है, 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, यानी 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में, ग्लोब पर हमेशा सूर्य का प्रकाश बना रहता है और यह गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए कभी कभी आपको अगर मजाकिया भाषा में कहना पड़े तो आप पाएंगे कि विषुवत रेखा के आसपास जो लोग रहते हैं वो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ब्लैक लोग होते हैं, काले लोग होते हैं।
ये उनका कुछ दिक्कत नहीं है उन्हें, वो वहां का क्लाइमेटोलॉजी ऐसा है, वहां का जलवायु ऐसा है, इस बात को याद रखना है आपको। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश तो क्या इंडिया भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अभी हम आपको मैपिंग में नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए 8 राज्यों से। आपको एक ट्रिक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने भी उसका उपयोग किया है। पंडित झागूराम क्षय मित्र, ये हमारी नहीं है ट्रिक, लेकिन अच्छी ट्रिक है क्योंकि यहां उपयोग हो जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरती है। 8 राज्यों, तो मध्य प्रदेश आ गया। अब पूछा क्या है? मालवा पूछा है, ना कि मध्य प्रदेश पूछा है। मालवा पठार में कर्क रेखा कैसे है? अब सुनिएगा। और ये जो उष्णकटिबंधीय है मध्य प्रदेश की जलवायु, वो कर्क रेखा के कारण है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है, ग्लोब पर 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे हमेशा सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए यहां पर गर्म जलवायु होती है, इसलिए उसे टेम्परेट इलाका या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल सकते हैं। कैसा इलाका है? उष्णकटिबंधीय। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्यतः किससे निर्धारित होती है? कर्क रेखा से। और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये एकदम मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, टॉक गुजरता है, यानी कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर। और कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इस बात को याद रखना है। 3 उज्जैन के जिले, 5 भोपाल के जिले, 5 ही हैं भोपाल में, भोपाल के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इस बात को याद रखना है। और शहडोल के 2, इस बात को याद रखना है। और आपका जबलपुर के 2 और 1 सागर को याद रखना है। तो कितने हो गए? 2 4 4 4 8 8 5 13, याद रखना है। 13 है, सॉरी, कितने जिलों से? 13 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब सुनिएगा, अब पूछा है मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखना, पूरा भोपाल किसमें आता है? मालवा में आता है। पूरा भोपाल मालवा है, मालवा का पठार है। और उज्जैन के तीनों जो जिले हैं, रतलाम, आगरमालवा और उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा और उज्जैन, तीनों जिलों से वहां से गुजरती है। तो बीचों बीच से मालवा के गुजरते हैं, क्योंकि मालवा में टोटल, याद रखना है, मालवा में टोटल 18 जिले हैं। मालवा में टोटल कितने जिले हैं? 18 जिले हैं। और जब बीचों बीच से गुजरती है तो मालवा के कितने जिलों से गुजरती है? 9। अब बताओ, मध्य प्रदेश के पूछे तो भी हमने आपको बता दिए, 3 उज्जैन, 5 भोपाल, 2 शहडोल, 2 सागर और 2 जबलपुर, यानी टोटल 14 हो जाएंगे, इस बात को याद रखना है। ठीक है, सॉरी, टोटल 14 हो जाएंगे, चिंता नहीं करना। और मालवा के बीचों बीच से तो 9 से गुजरती है। 9 कौन से? 3 उज्जैन, 5 कौन? भोपाल, और 1 कौन? सागर। सागर का कुछ हिस्सा मालवा को साझा करता है, इसलिए उसे हम जलवायु के हिसाब से मालवा में भी रखते हैं, बुंदेलखंड में भी रखते हैं, और रीवा पन्ना के पठार में भी रखते हैं। तो आज से अब पूछे, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये आपका आंसर है। ये हमने पूरा डिटेल बता दिया। भारत के 8 राज्यों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और मालवा के 9 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के मालवा में आती है। ये आपने समझ गए होंगे प्रश्न। थोड़ी इसमें बीच में हुआ है 14-13 में, तो परेशान नहीं होना है। 14 है, 14 के 14 आपको हमने गिना दिए हैं। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है? मध्य भारत, ये थोड़ी आपको निष्कर्ष के रूप में होता है, कथन लिखे हैं तो समझना पड़ेगा थोड़ी। मध्य भारत पठार के बारे में विचार करना है। मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। जो सबसे ऊपर का इलाका है मध्य भारत का पठार, उस पर विचार करना है केवल, और उसके लिए कथन लिखें। पठार की मुख्य नदी सोन है, एकदम गलत है ही नहीं है।
ये मालवा से संबंधित होती है, ये रीवा पन्ना से संबंधित होती है, नर्मदा सोन घाटी से संबंधित होती है, और थोड़ी बहुत ऊपर जब गंगा नदी में मिलती है तो वो मालवा से संबंधित नहीं होती, यानी मुख्य नदी तो नहीं है। इस बात को याद रखना है, मुख्य और हो सकती है, ये मुख्य नदी नहीं है, क्योंकि मध्य भारत के पठार की मुख्य नदी का नाम है चंबल, जहां पर बीहड़ बहुत है, गली इरोजन मृदा अपर्दन बहुत है वहां। इस बात को याद रखना है। तो ये प्रश्न, ये तो हो गया कथन गलत। कछारी और जलोढ़ मृदा मध्य भारत के पठार में होती है, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि नदियों का बहुत क्षेत्र है, और जहां नदियां होगी, चंबल नदी यहां पर मुख्य अपर्दन का काम करती है, और चंबल नदी मध्य भारत के पठार की एक जीवन रेखा भी है। इस बात को याद रखना है। तो वहां पर जो मिट्टी बनती है उस मिट्टी का नाम होता है कछारी। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कभी मिट्टियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे वहां। और जलोढ़ मृदा, जहां नदियां होगी वहां जलोढ़ होगी। खादर, बांगर, भाबर 3 प्रकार की होती हैं जलोढ़, खादर, भावर और कौन होती है? बांगर, ये जलोढ़ मृदा। तो ये तो सही है ऑप्शन। और यहां जलोढ़ मृदा है, इसलिए याद रखना है यहां तिलहन फसल बहुत होती है मध्य भारत के पठार में। तिलहन होती है इसलिए कहते हैं मध्य भारत के पठार में सरसों बहुत होता है। सरसों बहुत होता है इसलिए मध्य भारत के पठार को क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी। यह प्रश्न कभी मिलेगा आपको, सरसों की हांडी किसको कहते हैं? आप प्रश्न लगाएंगे मध्य भारत के पठार। क्यों? जलोढ़ मृदा के कारण तिलहन फसलें ज्यादा होती हैं, सरसों की खेती बहुत होती है, इसलिए सरसों की हांडी के नाम से मध्य भारत के पठार को जानते हैं। याद रखना। तो यह भी सही हो गया। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, सम नहीं विषम। गर्मियों में अधिक तापमान, गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, याद रखना है। और ठंडियों में बहुत ठंड, ठंडियों में बहुत क्या होती है? ठंड होती है। तो एकदम विषम हो गई क्लाइमेटोलॉजी। तो यहां की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। और मध्य प्रदेश की जलवायु पता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और यहां विषम जलवायु है। उसका कारण टेम्परेचर का गर्मियों में अधिक होना और ठंडियों में बहुत कम हो जाना। इस बात को याद रखना है। तो आप बताओ, ये भी सही हो गया। देखो अब ऑप्शन में 2, 3, 4 है कहीं? बिल्कुल है, डी नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 2, 3, 4 सही। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को, इस बात को याद रखना है। अब चलते हैं आगे। समय की पाबंदी भी होती है तो अपन को आराम से चलना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब हम थोड़ी आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न एकदम बढ़िया प्रश्न है, सब परीक्षा उपयोगी है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? देखो शब्द को समझें। अगर आपने दूसरा प्रश्न अच्छे से सुना होगा तो बता दोगे आप। विंध्यन कगार पूछा है, याद रखना है। यानी विंध्यन की टूट फूट से किसका निर्माण हुआ है? देखो हमने देखा यहां पर जब मालवा से आपको विंध्यन रेंज दिखाई तो ये भांडेर है, अभी उसी भर को बना रहे हैं केवल, और ये कैमूर है। और यहीं पर एक प्लेटू फैला हुआ है जिसको कहते हैं रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना प्लेटू या रीवा पन्ना का पठार कहते हैं, याद रखना। रीवा पन्ना का पठार का निर्माण इसकी टूट फूट से हुआ है, विंध्यन की, इसलिए कहते हैं विंध्यन कगार कहा जाता है। सतपुड़ा को तो बोलते नहीं है क्योंकि सतपुड़ा तो नीचे है मध्य प्रदेश में, सबसे साउथ में कौन है? सतपुड़ा है, उसका तो कोई लेना देना है नहीं है, तो सतपुड़ा तो इसका होगा नहीं। रीवा पन्ना का हमने बता दिया है क्योंकि विंध्यन रेंज जो निकलती है वो यहां पर ये क्या है? ये क्या है? भांडेर पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है। और ये क्या है? कैमूर श्रेणी है। ये क्या है? कैमूर श्रेणी है जो विंध्यन का भाग है, और उसी की टूट फूट से रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है। इसलिए रीवा पन्ना के पठार को क्या कहते हैं? विंध्यन का कगारी इलाका कहते हैं या विंध्यन का कगारी क्षेत्र कहते हैं। तो ये आंसर तो सही है। मालवा के पठार का निर्माण याद रखना है बेसाल्ट चट्टान ज्वालामुखी उद्गार, बेसाल्ट चट्टान या दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, और इसी को कहते हैं ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। किसका उद्गार? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था।
वॉल्केनो। आपको पता है कैसे लावा मैग्मा बनता है, या मैग्मा किस प्रकार लावा के रूप में आता है, कौन सी रेडियो एक्टिव क्रियाएं नीचे होती हैं जिसके कारण बेसाल्ट या दक्कन ट्रैप जैसे पठारों का निर्माण हो जाता है ज्वालामुखी के फूटने से। ज्वालामुखी के उद्गार, अच्छा शब्द होता है उद्गार, वही बोलना है आपको, ठीक। तो इसका तो होगा नहीं, बुंदेलखंड भी इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या है इसका, रीवा पन्ना का पठार, जो विंध्यन कगार से इस चित्र को आपको बना लेना है। आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है, रीवा पन्ना के पठार को। सभी प्रश्न अगर पढ़ लोगे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाना है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। देखिए 7वां प्रश्न है, ये आ गया है, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। कितना शानदार प्रश्न है, और जो आपको कंफ्यूज करेगा वो ऑप्शन में नहीं है। देखिए हम बताते हैं आपको, एक होता है कंफ्यूज करने वाला, क्या होता है देखिएगा, मालवा का पठार, इसे क्या कहते हैं, यहां बहुत कृषि होती है, और यहां कृषि होने का कारण जलवायु भी है, वर्षा भी है। 75 से 125 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा मालवा में होती है। 18 जिले हैं, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, और यहां की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण, समशीतोष्ण क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु है। कैसी जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु है, केवल यहीं की समशीतोष्ण है। और फाहियान ने इसकी खोज की थी, इतिहास में आप पढ़ते होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो आया, और कहते हैं इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु का दर्जा भी दिया गया मालवा की जलवायु को। तो यहां की जलवायु, यहां की वर्षा, और यहां पर दो दो अपवाह तंत्र, दो दो ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के अपवाह तंत्र है। एक अरब सागर वाली नदियां हैं, एक यमुना नदी में मिलने वाली नदियां हैं यहां पर, तो नदियों का क्षेत्र भी यहां पर बहुत है, तो सिंचाई के संसाधन बहुत है, इसलिए कृषि बहुत होती है। और मालवा ऑप्शन में नहीं है, मजेदार बात तो ये है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि कृषि यहां पर सर्वाधिक क्या होता है, यहां पर सर्वाधिक सोयाबीन होता है, यहां पर सर्वाधिक क्या होता है, सोयाबीन होता है, ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं इसे, सर्वाधिक सोयाबीन। सोया स्टेट भी एमपी को कहा जाता है, भले ही दर्जा छिन जाता है कभी कभार, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र हमारे फाइट में रहता है, इस बात को याद रखना है। तो सोयाबीन सर्वाधिक कहां होता है, मालवा में होता है, और मुख्यतः उज्जैन में होता है। सोया सिटी देवास को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन या प्रोडक्टिविटी देवास में की गई थी, इस बात को याद रखना है आपको। तो यहां भी कृषि, और यहां पर गेहूं सर्वाधिक होता है मालवा में। आप कहेंगे सर मालवा क्यों बता रहे जब ऑप्शन में ही नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, हमने इसलिए बताया, अगर ऑप्शन में वो होता तो भी नाटक लगाते भाई साहब। क्यों, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, और किसमें, कृषि अर्थव्यवस्था में। तो याद रखना, नर्मदा सोन घाटी, जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, और नदी क्षेत्र ही है नर्मदा सोन का, नर्मदा सोन घाटी जो सबसे निचला इलाका है, इसको अन्न की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्न की पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्न की पेटी। इसलिए कहते हैं मध्य प्रदेश में कृषि और जायद फसलें, जायद फसलों को आपको इस रूप में समझना है कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह जो होते हैं, या सब्जियां जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी नर्मदा सोन में होती है, सिंचाई के संसाधन बहुत ज्यादा है, और सबसे निचला इलाका है, तो ये अन्न की पेटी है, इस बात को याद रखना है। गेहूं का कटोरा पूछे तो मालवा का पठार है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो अब ज्यादा नहीं घूमना है, सीधे टिक लगा देना है नर्मदा सोन घाटी। देखो रीवा पन्ना होगा नहीं, इतनी प्रोडक्टिविटी यहां नहीं होती है। मध्य भारत के पठार में सरसों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और इतना ज्यादा वहां नहीं होता है, तो नर्मदा सोन घाटी इसका राइट आंसर होगा। ये हमने आपको निष्कर्ष बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा
8वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी, और सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। मेन चीज ये है, देख, बुंदेलखंड नीस एक शब्द आया, एक होता है सीस्ट या ईस्ट बोलते हैं उसे, याद रखना है, और एक होता है नीस। तो सीधा लिखा है बुंदेलखंड नीस। अब देखो, ये टॉपिक तो है रॉक्स का। किसका है ये टॉपिक? रॉक्स का। रॉक्स का मतलब चट्टान का टॉपिक है ये, इस बात को याद रखना है। तो चट्टान का टॉपिक और चट्टानों के नाम लिखे। तो क्रम याद रख लो, अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, फिर हम बुंदेलखंड में आ रहे हैं ऑप्शन में। पहला होता है आर्कियन, क्रम की चट्टानें। ये सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती हैं, इनसे प्राचीन कोई चट्टानें नहीं होती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान बोलते हैं इनको। प्री कैम्ब्रियन युग होता है, कभी मौका लगा तो हम आपको पढ़ाएंगे चट्टानों के इतिहास को। एरा, इपोच, पीरियड, महाकल्प, कल्प, युग, फिर किस प्रकार चट्टानों की उत्पत्ति होती है। तो अभी शब्द याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग की बात है ये, प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात है ये। आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे प्राचीनतम चट्टानें इनको माना जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों को, इस बात को याद रखना है। तो आर्कियन क्रम। दूसरा क्रम क्या होता है? धारबाड़, धारबाड़ चट्टान। कौन सी चट्टान? धारबाड़ चट्टान। तीसरी क्या होता है? कुडप्पा, कुडप्पा या कड़प्पा चट्टान या रॉक्स। फिर क्या होता है? फिर होता है विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टान। फिर क्या होता है? विंध्यन क्रम की चट्टान के बाद होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो शब्द, उसको कहते हैं दक्कन या बेसाल्ट या दक्कन क्रम की चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार वाली बात है। अब टॉपिक रॉक्स नहीं है, याद रखना है। और फिर होता है गोंडवाना, ये बिल्कुल क्रम से लिख दिया है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और मध्य प्रदेश को कहते भी हैं गोंडवाना का क्षेत्र है ये, कभी पढ़ा होगा आपने भूगोल में, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पेंथालासा। और अंतिम होती है टरसरी, ये सबसे नवीन चट्टान होती है टरसरी या ट्रीसरी लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होना है। तो सबसे प्राचीनतम आर्कियन, और सबसे ज्यादा जो खनिज मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे। 90% मिनरल्स यहां पर है, खनिज, इसलिए इनको समृद्ध चट्टानें बोलते हैं। कर्नाटक के एक गांव का नाम धारबाड़ है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ गया धारबाड़। कुडप्पा, ये आंध्र प्रदेश का नाम है तो कुडप्पा पड़ गया। इनमें हीरे बहुत मिलते हैं, ये प्रश्न कभी मिलेगा आपको कि मध्य प्रदेश के पन्ना में जो हीरे हैं वो किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो भाई साहब, धारबाड़ में बोले खनिज ज्यादा है, इस चक्कर में धारबाड़ टिक नहीं लगा देना है। हीरे की जो जहां से उत्खनित किए जाते हैं या निकाले जाते हैं उन चट्टानों को कुडप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडप्पा कहते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए विंध्यन रेंज, तो विंध्यन रेंज को आपको नहीं पढ़ना है, कगारी इलाका है। दक्कन ज्वालामुखी उद्गार से है, इस बात को याद रखना है। गोंडवाना में आपको कोयला ज्यादा मिलता है, कोयला की अगर कभी भी बात आए तो आपको आम तौर पर टिक लगाना है गोंडवाना। और सर्वाधिक खनिज या समृद्ध चट्टान का नाम पूछे तो वो धारबाड़ है, इस बात को आपको याद रखना है। प्रश्न तो अलग है, प्रश्न क्या है? बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों, ये सबसे बड़ा नीस माना जाता है मध्य प्रदेश में, इस बात को याद रखना। बुंदेलखंड नीस, इसका मतलब होता है एक प्रकार से कायांतरित होता है, ये रूपांतरित होता है, चेंज होता है। और जब चेंज कोई चीज होती है तो उसमें क्या नहीं बचेगा? क्या नहीं बचेगा? आप अपने आप बता दोगे, जीवाश्म नहीं बचेगा, फासिल्स नहीं बचेंगे, चेंज तो हो रहा, कायांतरित हो रहा, रूपांतरित हो रहा। तो इस बात को याद रखना। तो आज से अगर पूछे कि नीस बुंदेलखंड का, नीस का संबंध किससे है? आर्कियन से है, इसलिए बुंदेलखंड में आर्कियन चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी, इस बात को याद रखना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्कियन। बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? आप आंसर लगाएंगे आर्कियन। ये हमने क्रम आपके सामने चट्टानों का लिख दिया है, ये इसी क्रम से याद करने पड़ते हैं, सही क्रम लगाइए। और जब डिटेल में आप रॉक्स पढ़ेंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर रॉक्स पर होगा, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों।
नमा प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले, देखो प्रश्न अभी हमने डिटेल में बता दिया है, वही पूछ लिया। अगला ही प्रश्न था, आप क्या पता, चट्टान में पड़ा, यहां आ गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो आपको तुरंत टिक लगाना है, कडप्पा। और अगर पूछे सर्वाधिक खनिज वाली चट्टान कौन सी है, जिसे धनाढ्य या संपन्न चट्टान के या समृद्ध चट्टान के नाम से जानते हैं, उसका नाम है धारवाड़। 90% खनिज आपको धारवाड़ में मिलेंगे। लेकिन जो पन्ना में हीरा मिलता है, हीरे आमतौर पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं और गोंडवाना में कोयला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कडप्पा क्रम की चट्टान। सबसे ज्यादा खनिज पूछे तो कहां? धारवाड़ में। नीस पूछे तो कहां? आर्कियन में। नीस याद रखना है। और सिल्ट एक शब्द होता है, सिल्ट एक होता है नीस, ये चट्टाने ही हैं, नाम दे दिए हैं उनको, याद रखना है। कडप्पा में हीरे मिलते हैं और गोंडवाना में कोयला मिलता है, इस बात को याद रखना है। तो नीस का मतलब धारवाड़। आर्कियन में क्या लगाओगे आप बताओ? आप नीस, आर्कियन में नीस, सिल्ट, और कडप्पा में क्या? हीरे, और गोंडवाना में क्या? कोयला। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये नीस है, सॉरी धारवाड़ का मतलब ये खनिज संपन्न है, बहुत ज्यादा खनिज है, 90% खनिज है यहां पर। आर्कियन में क्या है जल्दी बताएं? आर्कियन में नीस और सिल्ट है, नीस और सिल्ट। कडप्पा में क्या है? हीरे हैं, पन्ना वाले हीरे कडप्पा चट्टान में होते हैं। आर्कियन ना लगा देना उस चक्कर में कि बुंदेलखंड में आर्कियन है इसलिए लगा दो, ऐसा ना होगा, कुडप्पा ही लगाओगे। गोंडवाना में क्या है? कोयला। कोल जो है वो गोंडवाना में। ये नवा प्रश्न था, आप समझ गए होंगे। देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, हाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा तो ये आपको बन जाएगा, क्योंकि पहले ही प्रश्न में इसका उत्तर है। देखिएगा क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपर्दन से होता है? इरोजन से होता है। किसके टूट फूट से होता है? वहीं पर मिट गए, वहीं पर समाप्त हो गए, उसे अपर्दन कहते हैं। इस भाषा में अभी समझना है, मतलब इसका गंतव्य नहीं होता है, चीजें गतिमान नहीं होती हैं, वहीं टूट जाती हैं, उसे अपर्दन बोला जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि चंबल में बड़े बड़े बीहड़ क्यों बनते हैं, बड़े बड़े गड्ढे क्यों बनते हैं, चंबल के बीहड़ इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि चंबल नदी में अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है वहां बहुत ज्यादा, और बड़े बड़े बीहड़ों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। इसके लिए एक शब्द है इरोजन, इस बात को याद रखना है। तो काली मिट्टी का निर्माण याद रखना है, हमेशा काली मिट्टी जो बनती है वो ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है। किससे बनती है? ज्वालामुखी के उद्गार से। अब देखो ज्वालामुखी का उद्गार समझने का कोई औचित्य नहीं है अभी, नहीं तो हम आपको बता भी दें तो कोई मतलब का नहीं है। किस भाग से आता है? मेंटल भाग से आता है, 3 पार्ट में बटा होता है, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रस्ट। या आपने सुने होंगे क्रोर्ज, कोर जिसे बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ऊपरी हिस्सा है, भूपरपट्टी है। ये क्या है? मेंटल इलाका कहलाता है, पृथ्वी का अंदर वाला क्षेत्र, मेंटल कहते हैं उसको। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्रोड बोलते हैं या कोर बोलते हैं, क्रोड है। हमेशा यहां से आता है क्या? लावा या उद्गार यहां से होता है, मैग्मा वाला आता है, और यहां पर जब वो होता है रेडियो एक्टिव क्रिया के कारण बाहर निकलता है, प्रेशर यहां बनता है, दाब बहुत होता है, तो भाई ज्यादा स्थान के लिए भागेगा। और क्योंकि रेडियो एक्टिव क्रियाएं हो, रेडियो एक्टिव क्रियाएं जहां होगी समझ जाना है, वहां एनर्जी निकल रही होगी, एनर्जी निकलेगी, प्रेशर बढ़ेगा, वो ज्यादा स्थान की खोज में बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी का क्या कहते हैं? उसको उद्गार हो गया, ये ज्वालामुखी। और हमेशा याद रखना, ज्वालामुखी का उद्गार जब होगा तो जिस चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान का नाम होता है बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट, जिसे हम एक प्लेटू के रूप में जानते हैं, क्योंकि दक्कन के पठार जो महाराष्ट्र से संबंधित है और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार इसी से निर्मित हुआ है, याद रखना है। तो बेसाल्ट या दक्कन चट्टान बोल सकते हैं, बेसाल्ट, और इसी से होता है, हमेशा याद रखना है, काली मिट्टी का निर्माण।
किसका निर्माण? काली मिट्टी का निर्माण। और जहां काली मिट्टी होती है, समझ जाना है, कपास की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती होगी। और कपास की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखना है। तो काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? बताओ, चट्टान का नाम यहीं आ गया है, बेसाल्ट। कौन सी चट्टान? बेसाल्ट। ऑप्शन में देखो बेसाल्ट लिखा है, बेसाल्ट नहीं लिखा। हमने स्थान का नाम बताया, लेकिन आपको क्या बताया? दक्कन ट्रैप। इसके कारण, क्योंकि महाराष्ट्र का दक्कन का प्लेटू है, दक्कन का मतलब दक्षिण होता है, तो आंसर क्या है? दक्कन ट्रैप की चट्टान। आप लोग समझ गए होंगे। 10 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, अब ज्यादा परेशान होने वाले प्रश्न नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर, अच्छे से याद रखना है, मालवा पठार, मालवा पठार का मतलब ऊपर मध्य भारत का पठार, उसके नीचे मालवा का पठार, वहां से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व, मालवा का पठार मान लिया ये है, और इससे उद्गमित हुआ कोई चीज, उद्गमित यानी नदी निकल रही होगी, उद्गमित हुई और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी की ओर प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां मिल जाती हैं। बताओ भाई साहब, ये मध्य भारत का पठार है और मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी इलाके पर एक मैदान पाया जाता है, उसे कहते हैं यमुना का मैदान। लेकिन आप पढ़ते हैं नहीं सर, हम तो पढ़ते हैं गंगा यमुना का मैदान। बिल्कुल सही है, गंगा यमुना का मैदान। लेकिन पहले जो नदी है वो यमुना है, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है, इस बात को याद रखना है। तो क्या होता है, ये मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? आप हमारे ख्याल से आंसर बता दोगे, क्योंकि भाई साहब अमरकंटक से जो नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको नर्मदा कहते हैं। जो मुल्ताई से जो आपकी मुल्ताई बैतूल से निकलती है और अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है, उसको ताप्ती कहते हैं। तो नर्मदा ताप्ती नहीं होगा। सोन नदी जो है वो डायरेक्टली बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर, आरा बिहार, उसका भी संबंध नहीं है। तो भाई साहब सोन भी नहीं होगा, आंसर क्या बचा? यमुना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? यमुना में मिल जाती है। और यमुना गंगा में मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक है। समझ गए होंगे आप चीज को। देखिएगा, 12वां प्रश्न है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? हमारे ख्याल से अभी आप जब आपको हम अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये क्लियर होगा पूरा। अभी हम बता रहे हैं आपको, तो सुनना है। देखिएगा, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त, देखिएगा फिर वही करना है आपको, अभी मैप ड्रॉ नहीं करना है। ये मालवा प्लेटू है, सबसे बड़ा पठार, 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त, देखो नर्मदा कहां है, यहां से आपको अमरकंटक से निकालना है, सतपुड़ा वाले इलाके से, अनूपपुर वाले जिले से, और ये कहां जाएगी? अरब सागर, गुजरात में जाकर मिल जाएगी। गुजरात इसी साइड है, आपको पता है, झाबुआ अलीराजपुर का क्षेत्र साझा होता है गुजरात से। तो ये नर्मदा है, नर्मदा। तो पूछा क्या है? मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक यानी बंटवारा करता है, जल का विभाजन करता है? अब देखिएगा, एक यही मालवा से जाना पाओ पहाड़ी है, मालवा में, महू में, इंदौर के अंतर्गत। वहां से जब आप निकालोगे तो एक नदी ऐसे उत्तर पश्चिम गई, उत्तर पूर्व गई, और उस नदी का नाम क्या होता है? उस नदी का नाम होता है चंबल। कौन सी नदी? चंबल। अब देखो आप, ताप्ती ऐसे जाना है, ताप्ती किसकी अनुगामी नदी है? अनुगामी का मतलब किसका अनुसरण करती है? नर्मदा का। पूर्व से पश्चिम दोनों नदियां प्रभावित होती हैं, दोनों नदियां बहती हैं। तो अब बताओ,
जो मालवा का पठार है वो नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कर रहा है? देख लो, ये बांट दिया दो भागों में, देख सकते हैं आप लोग। किसको बांटा? चंबल को। तो इसका आंसर क्या होगा? ताप्ती तो नीचे है, उसका कोई मतलब नहीं है। सोन गंगा में मिलना है, उसका कोई मतलब नहीं है। बेतवा का भी रायसेन से संबंधित है, कोई मतलब नहीं है। क्या होगा आंसर? चंबल। देख लो, नर्मदा के बीच भी जल विभाजक का कार्य, क्योंकि यहां पर क्या साझा होना है, याद रखना है, मालवा साझा होना है, और साथ में किससे? चंबल से। इस बात को आप समझ गए होंगे। यह था आपका 12वां प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? अब आपको जिलों के नाम याद हों, अभी तो परेशानी जाएगी, लेकिन जब ये टॉपिक पढ़ लोगे आगे आने वाले, तब नहीं जाएगी। देखो, आप अंदाज लगाओ, नीमच किससे संबंधित है? सोचो थोड़ी। उज्जैन से है, उज्जैन में आता है। उज्जैन का मतलब मालवा का क्षेत्र है। नीमच, जहां एल्कोहल बहुत होता है, एल्कोलाइड फैक्ट्री है, यहां सरकारी एल्कोलाइड फैक्ट्री नीमच में है। इस बात को याद रखना है। सीहोर का मतलब भोपाल का इलाका, मालवा के अंतर्गत। तो ये दोनों तो मालवा में आ रहे हैं। क्या इनमें टिक लगाओ? ये पूछा है मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है, ये दोनों मालवा में है। उज्जैन मालवा में है ही, और उज्जैन का ही जिला रतलाम है। तो ये भी क्या है? मालवा में है। और पूछा है मालवा में नहीं है। देवास और विदिशा, याद रखना है। देवास को सोया सिटी बोलते हैं। सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन यहीं हुआ था, और सर्वाधिक सोयाबीन जहां होता है उसको कहां होता है? उज्जैन में होता है। इस बात को समझना है। तो देवास और विदिशा को भी अपन मालवा में रखेंगे। भोपाल के 5 जिले मालवा में आते हैं। अब आया बैतूल। बैतूल तो सतपुड़ा में है, नीचे है। सतपुड़ा आप जानते हैं त्रिकोणीय अवस्था में ऐसे बना हुआ है, मध्य प्रदेश से संबंधित। और यहां पड़ता है आपका क्या? बैतूल। क्या पड़ता है? बैतूल। तो आप समझ जाओ, जब ये सतपुड़ा में है तो इसका मतलब है किसमें नहीं होगा? मालवा में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? बैतूल और नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, याद रखना है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। और ये नर्मदापुरम में आता है बैतूल, जिसे होशंगाबाद पहले बोला जाता था। तो इसलिए ये दोनों भाग नहीं है मालवा के, बाकी सब मालवा के जिले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बैतूल और नरसिंहपुर। ये पॉलिटिकल प्रश्न है, भौगोलिक प्रश्न नहीं है, ये राजनैतिक प्रश्न है। ठीक, इस बात को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड के पठार में या बुंदेलखंड प्लेटू में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? आप तो बुंदेलखंड में, अगर बुंदेलखंड के लोग हैं तो वो समझ पा रहे होंगे। देखिएगा, होशंगाबाद का मतलब होता है नर्मदापुरम। अब इसका नया नाम नर्मदापुरम है। पुराना प्रश्न है, 2017 में आया है, तो इसलिए वो नाम चेंज नहीं किया है। अभी भी नहीं करते हैं कभी कभी, तो परेशान नहीं हो। होशंगाबाद का मतलब नर्मदापुरम है, इस बात को याद रखना है। ठीक ठीक। और यही वो पचमढ़ी का इलाका है, मड़ई का वन क्षेत्र है यहीं पर। ठीक है, ये क्वीन है पर्यटकों के लिए, रानी है वहां। इतना सुंदर इलाका है होशंगाबाद का क्षेत्र। अब देखिए, तो क्या पूछा है? बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? अब ये नहीं पूछा नहीं है, अब मौजूद है। तो देखो, होशंगाबाद तो होगा नहीं, सतपुड़ा में पड़ रहा है। सतपुड़ा में पड़ रहा है, इसका मतलब है नीचे है, साउथ में है। तो ये तो सतपुड़ा का हिस्सा है, ये तो गलत है भैया। बुंदेलखंड का पूछा। भोपाल मालवा में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। भोपाल के 5 जिले हैं, पांचों के पांचों जिले मालवा में आते हैं। आपको पता होगा, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, ये आपने नाम सुने होंगे। पांचों के पांचों जिले भोपाल के मालवा में आते हैं। शिवपुरी, शिवपुरी अब समझना है आपको बात को, सिंधियाओं का गढ़ है शिवपुरी।
तो शिवपुरी जो होता है वो बुंदेलखंड को साझा करता है कुछ क्षेत्र, इस बात को याद रखना। और सांची नहीं करता है, ये रायसेन से संबंधित होता है, इस बात को याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क का इलाका है शिवपुरी। सिंधियाओं का आखेट स्थल है, शिकार स्थल है, हंटिंग करते थे सिंधिया राजा यहां पर जाकर, इस बात को याद रखना। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, परेशान नहीं होना है। 2 और हैं अभी शेष, तो देखते हैं। देखिए 15 प्रश्न, कौन सा? बिंद श्रेणी में, प्रश्न बड़ा शानदार है, सभी के सभी अच्छे सेट किए हैं। बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। देखो आपने अगर पिछले प्रश्न सुने तो आपको पता है, बिंद का मतलब वही निकल रही है मालवा वाली, और 2 ये भांडेर श्रेणी और ये कैमूर श्रेणी। भांडेर और कौन? कैमूर। कैमूर में क्या है? त्रिकुटा पर्वत, जहां मां शारदा का मंदिर बना हुआ है सतना में, त्रिकुटा। गिद्धराज, गिद्धराज पर्वत यही सतना में है। तो ये भांडेर में एक पड़ता है सद्भावना शिखर। सद्भावना, इसी को कहते हैं गुडविल या कमालू बोलते हैं। और सद्भावना की हाइट है 752 मीटर, इस बात को याद है। तो जहां लिखा हो सद्भावना को ही गुडविल बोलते हैं, गुडविल। ये विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर क्या है? गुडविल होगा। 752 संग्रामपुर के अंतर्गत पड़ता है, 752 मीटर है। ये मिकाई सब विंध्यन का ही है। बेल चोटी, कास्केड पर्वत श्रेणी सब इसी की हैं। चोटियों का अलग से टॉपिक हम पढ़ाएंगे पर्यटन के अंतर्गत, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, एक प्रश्न शायद बचा होगा तो देखते हैं। अब देखिएगा, बड़ा शानदार सेशन रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए प्रश्न है, चूलगिरी, ये पहाड़ी है, चूलगिरी की पहाड़ी। कभी सुना होगा आपने असरफी पहाड़ी, असरफी चोटी, अखरानी, ये सुनी होगी। चूलगिरी का संबंध है मध्य प्रदेश का पेरिस कहा जाने वाला बड़वानी। मध्य प्रदेश का पेरिस बोलते हैं बड़वानी को। और बड़वानी में महामस्तका अभिषेक होता है, महामस्तका अभिषेक, जिसको कहते हैं वामना गज। क्या बोलते हैं? वामना गज या वामन गज का क्षेत्र होता है, महामस्तका अभिषेक होता है। तो बड़वानी को मध्य प्रदेश का पेरिस बोलते हैं, याद रखना है। चूलगिरी बड़वानी में पड़ता है, इस बात को याद रखना है। अब देखिएगा, और बड़वानी कहां पड़ता है? याद रखना है, बड़वानी पड़ता है सतपुड़ा में। ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा का क्षेत्र, समझ गए ना बात को? ये सतपुड़ा का क्षेत्र है पूरा, ये सतपुड़ा का है। 3 भागों में ही बांटकर पढ़ा जाता है। और यहीं पर एक स्थान मिलता है बड़वानी, और बड़वानी में है चूलगिरी की पहाड़ियां, चूलगिरी की पहाड़ियां। अब बताओ भैया, ये मध्य पूछा क्या है, सतपुड़ा बनाया है अभी हमने। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में है? तो ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग तो है ही, ऊपर वाला नहीं है। सतपुड़ा नीचे है, दक्षिण में है, साउथ में है। और अब देखो दक्षिण में कहां, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर कहां है? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि चूलगिरी की पहाड़ियां बड़वानी में हैं, इस बात को याद रखना। तो ये था, दक्षिण पश्चिम में पड़ती हैं चूलगिरी की पहाड़ियां, सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं, और बड़वानी को मध्य प्रदेश का पेरिस कहते हैं। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें एक अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।